छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और सबसे प्रमुख बात है कि मध्य प्रदेश में जो सियासत को लेकर अगर बात करें तो 27 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। उसमें अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से सबसे पहली चाल चल दी गई है और 15 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं, कांग्रेस ने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार 2 दिन से ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, बीडी शर्मा लगातार सभाएं कर रहे हैं। और आज जो सभाओं का दौर था, डबरा से लेकर शिवपुरी और करेरा पूरे क्षेत्रों में लगातार हर विधानसभा में जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की जो सूची है वो घोषित की गई है और उसमें कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए थे। कन्हैया लाल अग्रवाल, उनको वो पूर्व मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी में थे और अब उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह और भी कई विधानसभाओं की स्थिति है। तो कुल मिलाकर जो सियासत की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में पूरी तरह से जो स्थितियां जो है, पूरा चुनावी माहौल हो चुका है। और कांग्रेस ने जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा की, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो सक्रियता तेज हो गई है और भाजपा की तरफ से ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। तो आज शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा लगातार ये लोग वहां पर सभाएं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो मध्य प्रदेश की 27 विधानसभाओं की सीटों को लेकर रण शुरू हो चुका है। आज इन सभी चर्चाओं को लेकर, राजनीतिक चर्चाओं के लिए मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। कई महत्वपूर्ण चर्चाओं पर, कई जो कांग्रेस और भाजपा की तरफ से जो बातें होंगी उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जेपी धनोपिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो चाल चली जाती है राजनीतिक तौर पर, अगर सियासत के तौर पर, तो सबसे पहले आपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो भाजपा से कांग्रेस में आए हैं। चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए या फिर कन्हैया लाल अग्रवाल की बात की जाए, तो किस तरह आप लोगों का पहली बार ऐसा हुआ जेपी जी की कांग्रेस की तरफ से इतनी आसानी से प्रत्याशियों का चयन हुआ और घोषणा कर दी गई है? देखिए स्वदेशी, एक चाल नहीं है, ये प्रक्रिया है। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के अंदर प्रत्याशियों का ही तो महत्वपूर्ण रोल होता है। और हमेशा कहा जाता रहा है, इससे पहले भी अनुभव रहा है कि साहब प्रत्याशियों को चुनाव में बहुत कम समय मिलता है। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद मतदान के बीच कुल मुश्किल से 15 दिन का समय होता है और 15 दिन के अंदर ही सारी प्रक्रियाओं का रहता है। तो हर आदमी परेशान होता है, सामंजस्य नहीं हो पाता है, अपने कहीं ना कहीं लोगों के साथ में मन मुटाव उनको दूर नहीं कर पाता है, लोगों को जोड़ नहीं पाता, बहुत सी ऐसी बातें रहती है। तो इस बार मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है। हमारे हाईकमांड ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर आज कमलनाथ जी द्वारा सूची जारी की गई है, उसमें कम से कम 15 जगह की बात क्लियर हो गई। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधान तो पहले से तय है। भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कट कहा है कि हमारे प्रत्याशी तो वही रहेंगे जो कांग्रेस छोड़ के हमारे साथ आए हैं। तो नेचुरल है कि आज 27 से 2 दिवंगत है, 25 तो वही कम से कम। देखिए इस बात में अच्छा है, 25 उनके घोषित है, 15 हमारे घोषित हुए हैं। अभी धीरे धीरे और जो बचे हैं वो भी जल्दी घोषित हो जाएंगे। और मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि चुनाव प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण कड़ी की आज शुरुआत हुई है। आने वाले समय में अच्छे परिणाम आएंगे, सकारात्मक परिणाम आएंगे, मुझे यकीन है। बिल्कुल। आज अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में सभाएं कर रहे हैं और यहाँ पर सीधे तौर पर कमलनाथ पर निशाना साध रहे हैं जेपी जी। उनका कहना है कि 15 महीने की जो सरकार है उन क्षेत्रों में नहीं आए जिन क्षेत्रों में वो भ्रमण करने गए। और उनका कहना था कि कोई अगर जाता भी था, मंत्री भी और विधायक भी, तो उसको चलो चलो। ये एक कहीं ना कहीं ट्रेंड सा बना दिया है भाजपा के। हर मंच पर जब भी भाजपा का नेता कोई आता है तो कमलनाथ को इस तरह घेरता है। क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का अपना काम करने का तरीका है। निश्चित से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए वो सारी तामझाम व्यवस्थाओं के साथ बड़ी बड़ी रैलियां और बड़ी बड़ी साफ सफाई कर रहे हैं। न कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं, न किसी बात की कोई चिंता उनको है। और कुछ भी जो बोलना है बोलने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो शिवराज जी हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। 15 महीने में ही सब कुछ हो गया क्या? 15 महीनों के 15 साल आपकी सरकार रही है, तब विकास के काम एक भी नहीं हुए थे। इसका मतलब साफ तौर पर जो आज आप गिना रहे हो साफ पूरा पिछड़ा पड़ा हुआ है, तो 15 सालों 15 महीने में पिछड़ा नहीं हो गया है। 15 महीने में कहा काम नहीं हुए, तो काम नहीं हुए तो वही तो लोग हैं जो सिंधिया के साथ थे, जो सिंधिया के 6 मंत्री थे, 8 मंत्री थे और इतना बड़ा काफला उनके पास था। तो उन्होंने क्या किया? बस वो लोगों ने काम नहीं किया। और अगर एक्चुअली आप कहते 15 साल पहले काम
फोकस करते हुए दिखाई देते हैं आपकी पार्टी की तरफ से अगर बात करें, जिस तरह से 2 दिन से आपकी जो फ्रंट लाइन है मध्य प्रदेश की वहां पर मौजूद है और कई घोषणाएं भी की और कई अगर जनहितैषी योजनाओं की अगर बात करें तो उसकी शुरुआत की, तो जिस तरह से जेपी जी कह रहे हैं कि अब आचार संहिता लग जाएगी तो वो आधार में पड़ जाएंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कोई कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र नहीं है कि जो झूठ का पुलंदा साबित हो गया था कि युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, कन्याओं को 51,000 शादी के देंगे, किसान के 2 लाख के कर्ज माफ कर देंगे। आज अगर मुख्यमंत्री कहीं पे कोई बात कहता है तो वो रिकॉर्ड में रहती है और जनता के पास जाती है। वो फिर जनता जब हिसाब मांगती है तो पूछती है कि आपने इस फलानी जगह पर इस काम की घोषणा की थी, वो काम कहाँ है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 15 वर्ष की काम कर रही थी और अभी भी काम कर रही थी। मेरे विद्वान साथी जेपी धनोपिया साहब कह रहे थे कि 15 महीने में ऐसा क्या आसमान टूट गया, इसका 15 महीने में काम नहीं हुआ, ये पूरे आरोप 15 महीने की क्यों लगाए जा रहे हैं? तो एक बार इनको उमंग सिंगार से बात करना चाहिए थी। जिनने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पे आरोप लगाए थे कि वो खनन माफिया है, शराब माफिया है, हमारी सरकार को अच्छे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री जो पदेन गोपनीयता की शपथ लिया था, फिर इनको गोविंद सिंह जी से बात करना चाहिए थी जो कहते थे कि 51 लाख रुपए में थाने बिक रहे हैं, 1.25 करोड़ में रेत के अवैध उत्खनन के ठेके दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ इनको लक्ष्मण सिंह से बात करना चाहिए, जिन लक्ष्मण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जी ने जो झूठ बोला था कि 10 दिन में हम कर्ज माफ कर देंगे, उन्हें भोपाल आके माफी मांगना चाहिए, किसान के 2 लाख के कर्ज माफ किए। तो ये तो कांग्रेस के नेताओं की बात थी। आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता पूरे गवर्नर और चंबल संभाग में एक विधानसभा क्षेत्र एक जगह पर जाकर रैली कर रहा है, तो कहीं नहीं कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। हमें कोई तकलीफ नहीं है, किसी डॉक्टर को दिखाइए और इस दर्द का इलाज कराइए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय नरोत्तम मिश्रा और वहाँ के जो स्थानीय नेता सब एक साथ मिलकर वहाँ जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। बात ये बार बार कांग्रेस के नेता कहते हैं कि साहब गद्दार, तो ये अर्जुन सिंह जी को कब गद्दार घोषित करेंगे कांग्रेस के नेता, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। ये माननीय ममता बनर्जी को कब गद्दार घोषित करेंगे, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। शरद पवार को कब ये गद्दार घोषित करेंगे, उन्हें भी कांग्रेस छोड़ी थी। आज कांग्रेस के नेता अपने गिरबान में झांक कर देखे कि कांग्रेस की स्थिति क्या हुई। आज सूची निकले हुए 2 घंटे भी नहीं हुए और कांग्रेस के उम्मीदवारों का विरोध शुरू हो गया। जिन अग्रवाल की साहब की बात कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति हो रही है, वहाँ क्षेत्र में जाके आप अपने किसी रिपोर्टर को भेजिए, बाकी रिपोर्ट इकट्ठी करवा लीजिए। वो दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के उनका उम्मीदवारी का कितना विरोध हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं। और जितने भी उम्मीदवार घोषित किए, कहीं नर्मदा में कसम खिलवानी पड़ रही है, तो कहीं मंदिरों में राम मंदिर जानकी में कसम खिलवानी पड़ रही। तो ये जो स्थितियां कांग्रेस के लिए होंगी दयनीय है। भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि 15 माह तक खजाना खाली कर होने वाली कांग्रेस पार्टी आज बार बार विकास पर क्यों अड़ंगे लगाने की बात करती है और विकास पर प्रश्न क्यों उठाती है। हमने किसान का जो फसल बीमे के पैसे जमा किए, आपने जमा नहीं किए थे। आज अगर आप फसल बीमे के पैसे जमा कर देते तो आज किसान जो त्राई कर रहा है उसको ज्यादा पैसे मिल सकते थे, उसको बीमे के ज्यादा पैसे मिल सकते थे। आप देखिए संबल जैसी योजना इनने बंद कर दी जो मजदूरों के लिए थी। कांग्रेस के नेता सिर्फ अपना लूट मचाए हुए थे और अपनी पेटियां भरने में लगे थे। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता खुल के कह रहा है चैनलों पे कि 15 महीने तक हमें नहीं पूछा था, अब सरकार चली गई तो हमारी याद आ रही है। तो भैया जब चुनाव आते तो भगवान की याद आती है, किसान की याद आती है, दलित की याद आती है और कांग्रेस के कार्यकर्ता की याद आती है। इसलिए तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। आप देख लें गवालियर चंबा राकेश जी आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी मेरे साथ हैं। गोविंद मालू जी, कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया गया है। अगर चुनावी माहौल के हिसाब से बात करें या चुनावी शुरुआत की तरफ से बात की जाए, कांग्रेस ने 15 प्रत्याशी घोषित किए हैं और इंदौर से सांवेर से दूसरी जिलावट के सामने प्रेमचंद गुड्डू को उतारा है। इसी तरह और भी कई प्रत्याशी घोषित किए हैं। क्या कहेंगे आप जिस तरह से, और खासकर शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैलियां ग्वालियर चंबल भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जिसको ये चुनावी मोड कहते हैं उसी अनुसार अपनी कार्य पद्धति के अनुसार विस्तार करने की दृष्टि से काम करती है। मतदान केंद्र की इकाई को केंद्र मानकर काम करती है, अभ्यास वर्ग लगाती है, अभ्यास होते रहते हैं, बैठकें होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नयापन नहीं है। हम अपनी सरकार की योजनाओं को ले जाते हैं और विपक्षी दल की
करे, जनता तक अपनी बात ले जाए, जाना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन आपने कहा एक्सेलरेटर पर पांव तो रख दिया है, पर ड्राइवर तो अच्छा होना चाहिए। ड्राइवर अच्छा होगा तो एक्सीडेंट नहीं होता सरकार का। और ये जो जनता के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है, वचन भंग किए हैं, उसी का परिणाम है कि कमलनाथ जी की सरकार चली गई। क्योंकि ये वो वचन निभाते तो ना सिंधिया जी को मैदान में उतरना पड़ता, और उनकी बात नहीं मानते तो उन्होंने, क्योंकि ये सब जो लोग आए हैं, ये जो लोग जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, वो जनता के प्रति कमिटेड हैं, जनता से वचन करके आए थे, उनके वादों पर खड़े नहीं उतरे। रोज झूठ बोलने से कब तक झूठ बोलते रहेंगे? क्योंकि ऊंट के पांव तो पालने दिखते हैं, ये कहते हैं हमको 4 साल मिले, 5 साल मिले। अरे यहाँ पे शुरू तो करो। आप तो केवल तबादले उद्योग में लग गए। शुरू से रोज एक सूची दूध की बत्ती की तरह आ रही थी। आपको कर्ज माफी का वादा करा, 10 दिन में माफ कर देंगे। अभी पेन ड्राइव थी, वो भी झूठी। हर जगह झूठ फरे। गोविंद जी एक और सवाल आपसे करेंगे। गोविंद जी, कांग्रेस की जब टिकट की अगर बात की जाए तो जब तक नामांकन भरे जाते थे तब तक टिकट फाइनल होते थे। पिछले दिनों इंदौर का घटनाक्रम विधानसभा 1 आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इस बार बिना किसी किचकिच के कांग्रेस में टिकट हो गया है, तो कहीं ना कहीं इसको कांग्रेस के लिए तो सकारात्मक देखा जाएगा। सुरेश जी, आपने सही कहा, बिना किचकिच के लिए जब कुछ संभावना दिखती है तो बहुत सारे कबूतर आते हैं। संभावनाएं नहीं दिखती तो कौन आएगा दाना चुनने? कितने दाने डाल देंगे? उनको बुलाना पड़ेगा कि आइए। तो कौवे की बाट जो रही है श्राद्ध पक्ष में, तो इनको तो उम्मीदवारों के लिए देना पड़ेगा इश्तिहार कि हमको उम्मीदवार चाहिए। ये स्थिति कांग्रेस की है आज, क्योंकि इनके पास न नेता है, न नीति है, न नेटवर्क है। और जो थे, जो जनता की राजनीति कर रहे थे, वो चले गए छोड़ के। इसलिए अब प्रेमचंद गुड्डू उस समय छोड़ के गए थे, तो इनको हमारा दल होता तो हम तो नहीं लेते वापस उनको। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त अनुपमा सिंह, जो कि ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र का काफी उन्होंने कवर किया है भाजपा कांग्रेस को। अनुपमा, आप ये बताएं कि जो टिकट घोषित हुए हैं विधानसभा वार में, आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह की स्थितियां हैं। जिस तरह के जो टिकट घोषित किए गए, चाहे सुनील शर्मा का हो, चाहे रविंद्र सिंह तोमर का हो, चाहे करेरा का हो, उनके लिए हमारे दर्शकों को बहुत कम समय में बताइए। देखिए जी, जो अभी बहुत ज्यादा विपरीत जो कांग्रेस की जो स्थिति है, वो वाली स्थिति थी। कांग्रेस को ये तय करना था कि किन उम्मीदवारों को वो चुनेगी, वो फिर से ही भाजपा का दामन न थामने, या फिर से बाजी ना हो जाए, क्योंकि उसके पहले से ही 22 विधायक बाजी हो चुके हैं। तो ऐसे इस बार जो पहले तंत्र होती थी कि इस टिकट इसको देना है, इस गुट को देना है, उस गुट को देना है, दिग्विजय गुट को देना चाहिए, तो इस तरह की स्थितियां इस बार नहीं हुई थी। इस बार कमलनाथ ने टिकट का विश्लेषण किया, कमलनाथ ने सर्वे कराया, और सर्वे में जो उनको उचित लगा, जिसकी पोजीशन विधानसभा 22 अच्छी रही, उसी को टिकट दिया गया। और टिकट काफी सोच समझ के दिए गए। अगर हम दिल्ली विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर रविंद्र तोमर को टिकट दिया गया है। वहाँ कहते हैं कि वहाँ वो बिल्कुल अनुपमा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जेपी धनोपिया जी, कुछ देर पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे। कुछ देर पहले गोविंद मालू जी कह रहे थे कि अब वहां पर कुछ बचा नहीं है, कबूतर उड़ गए हैं। इस तरह की बात आपकी पार्टी के लिए गोविंद मालू जी आरोप लगा रहे हैं, और राकेश शर्मा जी भी आरोप लगा रहे हैं। और आज जिस तरह से हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान ने खासकर कमलनाथ को घेरा कि लोगों की जो समस्याएं थी 15 महीने में नहीं सुनी, इसके चलते सरकार गिरी। जेपी जी, आपसे सवाल करेंगे कि किस तरह से जो आपके टिकटों का वितरण हुआ, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार व्यंग किया जा रहा है। व्यंग करना उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। कबूतर बोले, कुछ बोले, उनके पास तो गिद्ध पहुंच गए ना। उनके पास तो गिद्ध पहुंच गए, उन्होंने गिद्ध इकट्ठे कर लिए और घोषणा कर दी कि हमारे कैंडिडेट हैं। सवाल तो जनता को करना फैसला, जनता के फैसले को ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। और सारी बातें अभी मेरे बेटे बोल रहे थे, फलाने गद्दार थे, ढिंकर थे, तो गद्दारी की परिभाषा मैं बता दूं। गद्दार उसे कहते हैं जो धोखा देकर किसी और से मिल जाए, आपके विपक्षी से मिल जाए। गद्दारी उनको कहते हैं किसी विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसी विधानसभा में बिना विधायक के मंत्री बन गए, ये गद्दार है। वो जिन लोगों ने सौदे किए, नोट दिए, वो गद्दार है। आज जनता विश्वास करेगी, जवाब देगी, वो गद्दारी का फैसला होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की साफ नीति रही थी। 15 महीनों में हमने मध्य प्रदेश को एक बिल्कुल सुशासन देने के काम किया था। 15 साल मतलब 15 महीने की ध्यान देखिए, तो यहाँ पर जितनी मिलावट हो रही और जितने सारी चीजें थी, सबको खत्म कर दिया था कमलनाथ जी ने। उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध चलाया था, पूरे प्रदेश में आपकी संख्या होती
और भी जो सीटें हैं, भिंड की बात की जाए, मुरैना की बात की जाए, जिन सीटों पर घोषणा हुई है, तो बहुत ही कम समय में बताएं हमारे दर्शकों। देखिए, रविंद्र जी जिस तरह से बात कर रहे थे, तो रविंद्र ने 2008 में PSU से दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा था और फिर भाजपा के सिमरन सिंह तोमर को 133 वोटों से हराया। केवल महज 133 वोटों से वो हारे थे। लेकिन वहीं 2009 में नरेंद्र सिंह तोमर इनको रविंद्र सिंह तोमर को भाजपा में ले आए थे और भाजपा कार्यकर्ता के रूप में रविंद्र ने काम किया। लेकिन महज 2013 में जब रविंद्र को टिकट नहीं मिला तो महज 30 घंटे में ज्योतिरादित्य सिंधिया रविंद्र को लेकर कांग्रेस आए थे और टिकट भी दिया गया था। मतलब रविंद्र का टिकट, क्योंकि जो अंतर था रविंद्र में और बसपा और भाजपा में बहुत थोड़ा था, क्योंकि 133 वोटों का अंतर रहा था। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया रविंद्र को लेकर आया, रविंद्र को टिकट भी दिलाया, उसमें लड़ा। उसमें ये हुआ था कि 2-3 अन्य दलों के लोग भी, तोमर जाति के ही लोग वहाँ खड़े हो गए थे, जिससे वोट बट गया था। दूसरा जो भाजपा बसपा का एक प्रभाव जो चमकौली अंचल में है, उस प्रभाव की वजह से 2500 मतों से ये रविंद्र सिंह तोमर हार गए थे और 2018 में चुनाव के लिए कांग्रेस से फिर से दावेदारी की थी। लेकिन 2018 में जो टिकट है वो गिरिराज दंडोतिया को दे दिया गया था। तो उसके बाद गिरिराज दंडोतिया कांग्रेस से भाजपा में चले गए। लेकिन इस बार अगर कहा जाए, अगर बसपा किसी तोमर को टिकट नहीं देती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जातिगत समीकरणों के आधार पर जो क्षत्रिय समाज का जो वोट है, वोट बैंक है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। वहीं पे दूसरे नंबर पे अगर आते हैं तो ब्राह्मण समाज का वोट आता है। तो ऐसे में अगर बसपा किसी तोमर को टिकट नहीं देती है तो रविंद्र सिंह तोमर की जीत लगभग अच्छे वोटों से मानी जा रही है। बिल्कुल आपसे पूरे क्षेत्र के बारे में फिर समझेंगे, क्योंकि हमारे मेहमान यहाँ पर हैं जेपी धनोपिया जी और राकेश शर्मा जी। राकेश जी, जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में टिकटों का वितरण कांग्रेस ने किया है, भाजपा की तरफ से तो साफ है कि कौन होगा वहां पर प्रत्याशी, लेकिन जातिगत आधार पर अगर बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं और कटवा की भूमिका, क्योंकि उस क्षेत्र में कही जाती है कि जो मतों का ध्रुवीकरण वहां पर लगातार बसपा करती है, तो उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए तिवारी जी, मध्य प्रदेश में जनता ने 15 माह की लूट देखी और 15 माह की लूट में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां लूट नहीं मची हो। आज स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की बात कर दी जाए तो छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री, बाकी आज की स्थिति यह है कि कांग्रेस की गुटबाजी इतनी चरम पर पहुंच गई है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जब प्रचार की बात आती है तो कमलनाथ जी के जो कुनवे के लोग हैं, सज्जन सिंह वर्मा, वो प्रचार करने जाते हैं। वहां पर जो स्थानीय स्तर के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो बेचारे कभी पदयात्रा निकाल रहे हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, कभी कुछ कर रहे हैं, पर वहां के लोगों को मौका न देकर सज्जन सिंह वर्मा की वहां सवाई की जाती है। मुझे लगता है ये जो कांग्रेस की गुटबाजी, ये कांग्रेस को मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता तो आपकी चैनल पे अभी दिखाया जा रहा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता वहां पर प्रचार कर रहा है, जनता वहां भारी संख्या में उपस्थित हो रही है और कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी एक होकर चुनाव लड़ रही है। और जनता को मालूम है कि पिछले 15 माह की सरकार में उनको कितने नुकसान हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्हें क्या फायदे हुए, ये सब चीजें तो सामने रहेंगी। और कहीं ना कहीं सिंधिया फैक्टर भी एक बड़ा फैक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज सिंधिया जी आ गए हैं। उसके बाद चंबल ग्वालियर संभाग में वो पूरी तरह से सिंधिया जी का होल्ड है। कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ आके खड़े हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रत्याशी घोषित करने से ही काम नहीं चल जाता। कांग्रेस के बड़े नेता वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं प्रचार करने की और भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां प्रचार कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी को जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस ने धोखा दिया कि उनके पूरे के पूरे विधायकों को खरीद के कांग्रेस में शामिल कर लिया, कहीं ना कहीं बहन मायावती अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बिल्कुल वो वहां पर जो बहुजन समाज के लोग प्रचार कर रहे हैं वो यही प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस ने उन्हें जो राजस्थान में धोखा दिया, कांग्रेस ने पहले दिग्विजय सिंह जी के समय मध्य प्रदेश में जो धोखा दिया था, वैसे धोखेबाज पार्टी को वोट नहीं देना है। तो कहीं ना कहीं उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को। जेपी जी, बहुत कम समय बचा है, राकेश जी का जवाब दीजिए बहुत कम समय में। निश्चित रूप से राकेश जी अपनी
26 से 27 सीटें जीतेंगे। भाजपा का दावा है कि हम भी 27 सीटें जीतेंगे। दोनों ही पार्टियां अपना दावा कर रही हैं। कांग्रेस ने चुनावी संखनाद के तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और भाजपा की तरफ से लगातार ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा और बीडी शर्मा सहित सभी भाजपा के नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो 27 विधानसभाओं पर चुनाव होना है, इसको लेकर बिल्कुल तो वजह ही है, साथ में दोनों ही पार्टियां बिल्कुल मैदान संभाल चुकी हैं।